नहीं सर, जो आगे सीधा रोड आगे मोहन गार्डन के लिए जाता है। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी के सभी श्रेष्ठ चिकित्सक हैं भारत के, और आप लोगों को ये सारे केसेस अपने प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं। और जब पेशेंट आते हैं, आप लोगों को ट्रीटमेंट तो आता है सब कुछ, लेकिन जब हम शास्त्रों पे विचार करते हैं, एनाटॉमिकली क्या डिफेक्ट हो गया है, तो हमारा जो अभ्यास है वो और ज्यादा डीप होता है, और अच्छा चिकित्सा हम लोग परफेक्ट समझते हैं, सीखते हैं। इसलिए आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग ये जो अलग टाइप का जो हिमरेज है, इस पे ज्यादातर बात नहीं होती है, लेकिन ये बात करना चाहिए। अपने आयुर्वेदिक चिकित्सकों के बीच में हम पढ़ते हैं, हमें मालूम है कि हम चिकित्सा कर रहे हैं, स्ट्रोक की चिकित्सा करते हैं, लेकिन हम इसको और अच्छे से पढ़े समझे डिस्कस करें तो और अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन सेल जो रहता है अपने, उसका जो फंक्शन होता है, उसको कंटिन्यूस ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलना जरूरी होता है। ब्लड सप्लाई होना बहुत जरूरी होता है। कंटिन्यूस ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। जब स्ट्रोक की स्थिति होती है, तो जो ब्रेन का फ्लो है, ब्रेन ब्लड का फ्लो है ब्रेन में, ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो फिर ब्रेन के सेल्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं, ब्रेन के सेल मरने लगते हैं, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो बंद हो गया तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा। तो इसी स्थिति को हम स्ट्रोक बोलते हैं, जब कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा है। तो जो ये स्ट्रोक होता है, जब ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ग्लूकोज नहीं जा रहा है, तो वो दो तरह के बताए गए हैं। एक होता है इश्चेमिक स्ट्रोक, दूसरा होता है हिमरेजिक स्ट्रोक। इश्चेमिक स्ट्रोक जब रहता है, तो कहीं ना कहीं स्त्रोतोरोध रहता है, वहां पे ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है, और उसके वजह से ब्लड वेसल जो है, वहां पे कहीं ना कहीं अवरोधात्मक संप्राप्ति हो जाती है, और उसके वजह से ब्लड जो है वो ब्रेन सेल को मिल नहीं पाता है। जब हम लोग पढ़ते हैं विमान स्थान, विमान स्थान में स्त्रोतस दुष्टि के लक्षण क्या बताए हैं? अति प्रवृत्ति संगोवा शिराणम ग्रंथियों वा विमार गमनम चेति स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। यहाँ पे संग भी है रक्त वाहिनियों में, और शिराणम ग्रंथि ऐसा भी बताया गया है। तो ये एक संप्राप्ति हो रही है इश्चेमिक स्ट्रोक में, ऐसा होता है। अब उसमें और डीप में देखेंगे तो थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा है एम्बोलिज्म होता है। एम्बोलिज्म हो सकता है कि एयर मॉलिक्यूल चला गया, या फिर वहां पे थ्रोम्बोसिस हो गया, रक्त वाहिनियां गुटली गुटली होके सिरानम ग्रंथियों पीवा। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं स्त्रोतोरोध हो रहा है और ब्लड जा नहीं रहा है, क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा होता है हिमरेजिक स्ट्रोक। इसमें जो रक्त वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, और अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है। इसमें एपिड्यूरल हेमेटोमा है, सबड्यूरल हेमेटोमा है, इंट्रासेरिब्रल हिमरेज है, सब एरोक्नाइड हिमरेज है। सब एरोक्नाइड हिमरेज आज का विषय है। इंट्रासेरिब्रल जो हिमरेज होता है,
वह सेरेब्रम के अंदर होता है, सेरेब्रल एरिया के अंदर होता है। सब ड्यूरल जो रहता है वो आप लोग देखिए कहां पर हो रहा है, ड्यूरामेटर के पास में हो रहा है ना। एपिड्यूरल कहाँ हो रहा है वो देखिए। एनाटोमिकली आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, जब एमआरआई रिपोर्ट लेके पेशेंट आते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि क्या एनाटोमिकली चेंजेस आए हैं। और सब एरेक्नोइड कहाँ रहता है, तो एरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर के बीच में रहता है। वो देखिए आप लोग को डायग्राम में दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रोक होता है ये सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होता है एक तरह का ब्रेन में, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण में अगर हेतु में देखें पैथोलॉजिकली और एनाटोमिकली, तो हिमरेज कारण हो सकता है, इन्फाक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है। ये सब आप लोगों को ये वर्ड्स मालूम है, पैथोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा है। और कभी कभी कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक हो सकता है, वेस्कुलाइटिस हो सकता है, रोमैटिक हार्ट डिजीज, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, ये कारण हो सकते हैं। अब आते हैं आज का जो टॉपिक है, सब एरोक्नाइट हिमरेज। इसमें होता क्या है वह जानना बहुत जरूरी है। तो सब एरोक्नाइट हिमरेज जो रहता है उसमें सडन ब्लीडिंग होने लगती है। कहाँ होने लगती है, तो सब एरोक्नाइट स्पेस जो है, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, सब एरोक्नाइट स्पेस कहाँ है, उसमें रप्चर हो जाता है और उसके वजह से ब्लीडिंग अंदर ही अंदर ब्रेन में होने लगती है। और ये ब्लड वेसल जो बाहर है वहां पर भी वो फैल जाता है सब जगह। और इसमें स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है। कहाँ होती है ब्लीडिंग, तो एरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर के बीच में। उसका कारण होता है एन्यूरिज्म। रक्तवाहिनी जो है वो बलून की तरह फूल जाती है और फट जाती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे रक्त पित्त जैसी संप्राप्ति हो रही है। रक्त पित्त में भी हमने पढ़ा है कि रक्त पित्त में रक्त और पित्त एक दूसरे को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली मिल जाते हैं। जैसा गंगा नदी यमुना नदी एक दूसरे में मिल गई। और रक्त का उष्णता तीक्ष्णता, पित्त का भी उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्वांटिटी भी बढ़ा है और क्वालिटी भी विकृत हुआ है बहुत ज्यादा। तो उसकी वजह से रक्त वाहिनियां बस्ट हो जाती है, फट जाती हैं। यही घटना ब्रेन में भी हो रही है। तो फिर एन्यूरिज्म की एक संकल्पना बताई गई है मॉडर्न साइंस में, कि रक्त वाहिनी बलून की तरफ फूल के और फिर वो फट जाती है ना, रप्चर हो जाती है। इसमें ये हो सकता है कि सब एरेक्नाइड हिमरेज जो हो रहा है इसमें एबनॉर्मेलिटीज इन द आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर जो एबनॉर्मेलिटी है, आर्टरीज में 3 लेयर रहते हैं, ट्यूनिका इंटरना, मीडिया एक्सटर्ना, ये आप लोग को मालूम है। तो उसके जो वॉल्स हैं वो फट जा रहे हैं, बस्ट हो जा रहे हैं। या फिर एनुरिज्म, वो बहुत पतले हो गए हैं, बलून टाइप होके। बलून को आप ज्यादा फुलाएंगे 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 तो कैसे एक जगह पे वो बहुत पतला होके बस्ट हो जाता है, उस तरह से हो जाता है ना। तो इसलिए वहां पे स्मॉल एरिया जो रहते हैं जहाँ पे राउंडेड रहते हैं, इरेगुलर स्वेलिंग रहती है आर्टरीज में, उसको एनुरिज्म बोलते हैं। इरेगुलर स्वेलिंग्स रहती है वहां पे। अब इसका एग्जैक्ट कॉज जो है ये क्यों होता है, ये एलोपैथी साइंस को नहीं पता है। उन्होंने एनाटोमिकली ये चीजें होती हैं ये बता देते हैं। किसी किसी को बर्थ से होता है या फिर चाइल्डहुड से होता है, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है, हिमरेज बार बार ऐसा बढ़ते जाता है। एनुरिज्म मैं जो बता रहा हूँ, एनुरिज्म जो है वो बचपन में होता है या एडल्टहुड में होता है। वो एनुरिज्म बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है कि रक्त वाहिनियां फट जाती है, बस्ट हो जाती है। एनुरिज्म जो हिमरेज होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये 40 से 65 साल में होता है ना, 40 से 65 साल की उम्र में होता है। और ये ज्यादातर सब एरोक्नाइड हिमरेज का बीमारी है। ये वुमेन में ज्यादा होता है, स्त्रियों में ज्यादा होता है, पुरुषों में कम होता है। इसमें क्या सिम्टम्स रहते हैं, तो बहुत ज्यादा सडन और इंटेंस हेडेक होगा। इतना सरदर्द, इतना सीवियर सरदर्द होगा कि बर्दाश्त नहीं होगा, और अचानक ही सरदर्द शुरू हो जाता है। और उल्टी आने लगती है। उनको लाइट इनटॉलरेंस होता है, लाइट बर्दाश्त नहीं होता है। कोई भी लाइट, बल्ब का लाइट, सनलाइट बर्दाश्त नहीं होता है ना। जो नेक होता है अपना, गला होता है, गर्दन, वह बहुत तरह से स्टिफ हो जाता है ना। इसके साथ में इसमें इनिशियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस चला जाता है। इंसान बेशुद्ध पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अंदर ही अंदर ब्रेन में हिमरेज हो रहा है। मिर्गी के झटके आते हैं, सीजर्स आते हैं। इसी तरह से डिप्लोपिया, दो दो चीजें दिखाई देने लगती हैं आंखों में भी। इसमें ये होने लगते हैं जहां वो एरिया में है, मतलब जो आईसाइट का ब्रेन में सारे सेंटर्स होते हैं। अगर वो सब एरेक्नोइड स्पेस
ब्रोकास एरिया में है, स्पीच सेंटर के पास है, जहां पर भी होगा एरेक्नोइड स्पेस हेमरेज, वहां पर वो कार्य को हैम्पर करता है। अब ये अगर हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में और क्या बताना है, आप लोग बताइए, फिर मैं और बताऊंगा। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, यहाँ पर और भी विद्वान लोग हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैंने अभी थोड़ा बताने का कोशिश किया। डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर या फिर तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, अगर मैं बोलता हूँ। हाँ सर, नमस्कार। बोलिए। जी सर। हाँ देखिए सर, बहुत अच्छे से आप बता तो रहे हैं, बहुत बढ़िया से बताते चले जा रहे हैं सर। देखिए होता क्या है सर, सारा खेल जो है आयुर्वेद के हिसाब से श्रोतो दृष्टि है। श्रोतो दृष्टि मतलब सिरा, जैसे आप बताते हैं हमेशा। अब श्रोतो दृष्टि कैसे होती है? या तो एथेरोस्क्लेरोसिस से होगी, या थ्रोम्बोस से होगी, या एम्बोलिज्म से होगी। और इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह भी होता है, हार्ट अटैक वगैरह होता है, या सब ये ब्रेन थिनर लोग इस्तेमाल करते हैं। और डायबिटिक पेशेंट में भी जो होता है, हाइपरटेंसिव होता है। तो सारा जो वो है, वो रूट कॉज वात की वजह से ही है, कि वात की वजह से बढ़ रहा है, और वात ही क्षय भी कर रही है, वो आवरण भी कर रही है, मर्माघात भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं वात पित्त की संप्राप्ति उठ रही है, कहीं कहीं अवरोध हो रहा है तो वात कफ की संप्राप्ति उठ रही है। तो वात अपने साथ में कफ का आवरण कर दे रही है, तो ग्रंथि हो जा रही है। और वात अगर पित्त को उभार दे रही है, तो रक्त विश्रामण शुरू हो रहा है, मतलब हेमरेजिक हो जा रहा है। और अगर वात तो कफ की लीन हो जा रहा है, तो जैसे जैसे बोला गया है, लीन आम आम की भी संप्राप्ति यहाँ होती है, कि लीन आम की तरफ है तो एथेरोस्क्लेरोसिस की तरफ जा रहा है, विलीन की तरफ जा रहा है तो वो एक नॉर्मल वे में जो है थ्रोम्बस से एम्बोलाई जो है मूव करेगा, वो विलीन की तरफ जाता है। तो इसमें एक साथ कई संप्राप्तियां उठती हैं। और जो सिम्टम, जो एग्जैक्ट सिम्टम जो होते हैं इसमें, सीवियर हेडेक के साथ में, जैसे आपने बताया कि लाइट से इंटॉलरेंस वगैरह है, स्टिफनेस हेड होती है, स्टिफनेस नेक में होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। और कई बार इंटरनल कॉज भी होते हैं, और कई बार आगंतुक भी होते हैं। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर फिर होता है। हाँ, ये जो हम लोग जो वेगों का धारण करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और अन्न जो हम लोग के विदाई अन्न है, और ये स्निग्ध उष्ण दरवाणी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो क्यूमुलेटिव अगर सोचे तो बहुत सारे कारण होते हैं। ओके सर। हाँ, एक और चीज, आप लोग एनोरिज्म देखिए कैसा हो रहा है आप लोगों को। थैंक यू सर, अरविंद सर, थैंक यू। अब हम सर ने तो बहुत सारा बताया, वायु का बहुत अच्छा बताया, लेकिन रक्त पित्त को भी ध्यान में रखना चाहिए। शरीर के बाह्य स्रोतस या आभ्यंतर स्रोतस में आघात के बिना ही रक्तस्राव अगर हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, उसको रक्तपित्त का है। तो यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ब्रेन के अंदर हो रही है, तो इसको रक्तपित्त कह सकते हैं। दूसरा बात है कि अगर हम संप्राप्ति देखते हैं तो संयोगा दूषणा तत्तु सामान्य गंध वर्ण हो रक्त पित्त से पित्तम आख्यातम रक्त पित्तम मनीषी भी। मतलब ऐसा बताया है कि रक्त और पित्त की समान दृष्टि होती है, रक्त और पित्त का संसर्ग होता है ना, संसर्ग होता है। और इसमें पित्त से दूषित रक्त या रक्त समान गंध वर्ण प्राप्त हुआ पित्त, मतलब रक्त को भी पित्त है जो रक्त समान ही है, और पित्त से दूषित रक्त भी है। ऐसे विविध प्रकार के स्पष्टीकरण चरकाचार्य जी ने दिए हैं। रक्त युक्तम पित्तम, रक्ते दुष्य पित्तम, रक्तवत्त पित्तम, ऐसा चक्रपाणी जी ने बोला है। तो यहाँ पे स्व कारणों से प्रकुपित हुआ पित्त या दुष्ट हुआ रक्त, इनका संयोग जब होता है तो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से या परतंत्र रूप से ये संप्राप्ति बनती है, रक्ते दुष्यम पित्तम। तो उसके वजह से महागदम महावीर्यम अग्निवत शीघ्रकारी च, मतलब ये व्याधि जो है ये बहुत दारुण है और आशुकारी है, अग्नि समान महावेगी है, शीघ्रकारी ये रोग होता है, इसलिए इसको चरकाचार्य जी ने महागद बोला है। अब इसमें और हेतु देखे तो सर ने बहुत बढ़िया बताया है कि वेगावरोध हो सकता है, रात्रि जागरण हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, ये वायु वाले हैं। लेकिन रक्त और पित्त को दूषित करने वाले भी हेतु रहते हैं, जैसे कि उष्ण तीक्ष्ण कटु विदाही,
द्रव, अम्ल, क्षार युक्त पदार्थों का अति प्रमाण में सेवन करना, आतप सेवा करना, धूप में अग्नि सेवा करना, ये, और शरद ऋतु में तो अपने आप रक्त की दुष्टि होती है, पित्त का प्रकोप होता है। और उसी तरह से अगर कोद्रव का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, निष्पाव, कुल्थी का सेवन कर रहे हैं, दही का सेवन ज्यादा, दधी मस्तु का सेवन कर रहे हैं, अम्ल कांजी का प्रयोग कर रहे हैं, और फिर मत्स्य का सेवन कर रहे हैं, लहसुन का सेवन अति प्रमाण में हो रहा है, शिगरू, पुदीना, सुरण का अति प्रमाण में सेवन हो रहा है, विविध प्रकार के मद्यों का सेवन हो रहा है। और एलोपैथी साइंस भी बोलता है कि ज्यादा अल्कोहल पिया या फिर सिगरेट पिया तो ये चीज होता है। एलोपैथी भी मतलब पित्त का हेतु वो लोग भी मान रहे हैं, लेकिन वो सिगरेट स्मोकिंग के हिसाब से बता रहे हैं। तो ऐसे, और या फिर विरुद्ध अन्न का सेवन करना, सरसों के तेल में भुने हुए कबूतर का मांस, क्षार युक्त, ज्यादा चाइनीज फूड आइटम में क्षार रहता है, उसका सेवन ज्यादा करना, अम्ल द्रव्यों के साथ दूध पीना, ये भी कारण होता है। तो इससे रक्त की दुष्टि होती है, पित्त की दुष्टि होती है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि उष्ण तीक्ष्ण गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और द्रव गुण, पित्त का द्रव गुण ज्यादा बढ़ता है, अभिसंधि और गुरु गुण ज्यादा बढ़ता है। तो इसकी वजह से रक्तवात स्त्रोत में अवरोध होता है और रक्त की दुष्टि होने लगती है। रक्त और पित्त का आशय संबंध होता है। उसी तरह से ये इसमें और भी बहुत सारी चीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे स्वेदन, इंटरनल स्वेदन हो रहा है, पूरे शरीर के धातुओं में स्वेदन हो रहा है, एनुरिज्म जैसे कंडीशन आ रही है, तो इसके वजह से सब एरोक्नाइड हिमरेज हो जाता है। अभी हम और बात करेंगे इस पे। किसी को और कुछ कहना है तो कहिए प्लीज। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप इस विषय पे? मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ इस विषय पे। कृपया आप लोग कुछ बोलना चाहें तो कृपया बोलिए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आप लोग पहले सुनिए, फिर आप लोग सोचिए, फिर आप लोग भी बोलिए। इसमें क्या होता है कि ये जो कंडीशन रहती है ये लाइफ थ्रेटनिंग रहती है। इसमें एक्युमुलेशन होता है ब्लड का एरोक्नाइड मैटर और पिया मैटर के बीच में। ये पूरी दुनिया में 1 लाख लोगों पे 10 या 14 लोगों को होता है, 10 से 14 लोगों को। और इसमें पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि मेरे को इतना सीवियर हेडेक हो रहा है, इतना सीवियर हेडेक हो रहा है, उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग हो रहा है, जी मिचला रहा है, आंखों से दो दो चीजें दिखाई दे रही हैं। और ये जो है, जब ये बढ़ जाता है तो ये फोर्थ वेंट्रिकल तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, नर्व्स को इरिटेट करता है, नेक में जाता है, तो नेक पेन, बैक पेन ये होने लगता है। और इसमें हम लोग देखें तो कोमा भी हो जाता है, मतलब पेशेंट संन्यासावस्था में भी जाता है अगर ज्यादा हिमरेज हो रहा है। तो हमें इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है कि ये कोई और तो नहीं है, तो उसके लिए एमआरआई करना पड़ता है। एमआरआई करने से हमें पता चलता है। तो इसमें और देखें तो एनुरिज्म सबसे मेन कारण बताया गया है कि रक्तवाहिनी जो है एनुरिज्म फॉर्मेशन होता है, वो बलून की तरह से फूल जाती है या पतली हो जाती है। वो इसके वाल इतने पतले होते हैं जैसे पंचर हो जाता है, हमारे साइकिल का जो ट्यूब है वो पंचर होते फट जाता है, वैसे पंचर हो जाती है और वहां से रक्तवाहिनी निकलती है। तो एलोपैथी साइंस बोलता है कि बीपी ज्यादा होने की वजह से, सिगरेट ज्यादा लेने से, स्मोकिंग करने से, या फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है कि ये हो ही जाता है। तो सर ने जैसे बताया आर्थेरोस्क्लेरोसिस होता है या फिर हाइपरटेंशन होता है, ये कारण हो सकते हैं। कुछ कारण ऐसा होता है कि नॉन एन्यूरिजल कंडीशन, मतलब वहां में एन्यूरिज्म नहीं रहता है और उसकी वजह से ये होता है। और रक्त वाहिनियां कहीं ना कहीं गुठली जैसे थ्रोम्बोस्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से प्रेशर हो रहा है और दूसरे जगह से बस्ट हो जा रही है, ये भी कारण हो सकता है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। चीजें इसमें यही है कि रक्त वाहिनी फट रही है और सब एरोक्नाइड स्पेस में जमा हो रही है। और उसके टाइप्स और बता रहे हैं कि सेकुलर एन्यूरिज्म होता है, फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म होता है, ऐसे अलग अलग टाइप बता रहे हैं कि ब्लड वेसल का प्रोट्रूजन होता है, पाउच लाइक प्रोट्रूजन होता है, ऐसे बहुत सारे कारण बताए हैं। हम उसके बारे में तो और डीप में पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा। इस पर डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी सर कुछ बोलना चाहेंगे क्या सर? डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सर आप। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर बोलिए सर, आप क्या जी, समझते हैं व्याधि को? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत प्रणाम जी। कुर्यात् शिरागतः शूलम शिरा कुंचम पूर्णम पाहे अभ्यंतर आयामः खल्ली कौब्जम मथा पिवा सर्वांकाग रोगाश्च
कुर्यात स्नाय गतो अनिलेह। विशुद्ध वायु प्रकोप है, और विशुद्ध वायु प्रकोप के इसके क्या क्या लक्षण है? कुर्यात सिरागत है शूलम, सिरा की गति को स्तंभ करना। शूल, शूल इसमें सर इस तरीके का होता है जिसे कहते हैं थंडर क्लैप हेडेक, जैसे इंद्र ने अपना वज्र फेंक कर मारा हो, इस तरीके का दर्द पेशेंट बताता है, जिसे वो कहता है वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। मैंने अपने जीवन में इतना सरदर्द कभी महसूस नहीं किया था। तो उसी के लिए कह रहे हैं। इसमें आपने बहुत डिटेल में बता दिया और बहुत सारे लोगों ने डिटेल में बताया है। मेन कारण क्या है? जैसे किसी ने कहा एथेरोस्क्लेरोसिस है, किसी ने कहा इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन ही सबसे बड़ा कारण है इसका, इसी का नहीं। इन्फ्लेमेशन ज्यादातर रोगों का बहुत बड़ा कारण है। इसमें है क्या, जो इसके ऊपर मल्टीपल स्टडीज हुई हैं, आपने बताया ये दो तरीके का है। सबसे पहला जो एन्यूरिज्म है उसकी वजह से हो सकता है, नॉन एन्यूरिज्म भी हो सकता है, दोनों तरीके का हो सकता है। और है क्या ये टाइप ऑफ स्ट्रोक है। ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कहाँ होती है? हमारा ब्रेन क्या है, सभी लोग जानते हैं हमें से, डियामीटर, आर्किनॉइड, पायामीटर, बाकी का सारा ब्रेन, चारों उसके वेंट्रिकल, फिर उसका स्टेम, मेडुला ओब्लिंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तक का जो ब्लीडिंग है वो स्पाइनल कॉर्ड तक उतर आना, और उसकी वजह से जितनी सारी विकृतियां, उसकी वजह से जितने सारे उपद्रव होते हैं वो सब इस रोग में हमें मिलते हैं। इसीलिए अगर हम सीटी करा रहे हैं, एमआरआई करा रहे हैं और वहां से कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे, तो जो हमारा सीएसएफ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसको भी इसमें टेस्ट कराते हैं। उसमें भी देखते हैं कि आरबीसी की गति इसमें किस तरीके की रही है, आरबीसी ने अपना क्या काम किया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे इसमें बहुत सारा ध्यान दिया जाता है। उसके आरबीसी का हम जो देखते हैं ना, वो क्या बिलिरुबिन और एक्सी हीमोग्लोबिन में जैसे टूटती है, तो आरबीसी का जो लाइसिस होता है, उस लाइसिस क्रोमिया होता है, उससे भी इसको चेक करते हैं और पता करते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये होता क्यों है? इन्फ्लेमेशन शरीर में क्यों होती है? शोथ शरीर में किस तरीके से होता है? वो नसों में कैसे पहुंचता है? वहां एन्यूरिज्म क्यों बनता है? एन्यूरिज्म बनने का कारण ये है कि जो शरागत है, जहां से ब्रांचेस निकलती हैं, जहां से वो मुड़ी हुई होती है, वहां एक्यूमुलेशन होना, सूजन होना, बहुत सारे ट्रिगरिंग पॉइंट हैं इसके, जिनकी वजह से वहां एक एन्यूरिज्म बन जाना, पतला हो जाना, आवरण बन जाना, आवृत हो जाना, उन कारणों से ये रप्चर होता है। और रप्चर होने के बाद फिर ये सारी शुरुआत होती है। ये 80% के करीब कारण यही इसका माना गया है। मेन आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस पर आना चाहिए, जैसा कि कहा गया है चरक चिकित्सा में, कुर्यात शरागतम सुलम शरा कंचन पूर्णम, अभ्यंतर आयामम खल्ली। फिर इसके रोग पैदा होते हैं, खल्ली और कुब्जता, आक्षेप, पक्षबद, एकांक बद, इस तरीके से जो एकांक बात होती है, अर्धित बात होती है, पक्षाघात होता है, वो इसके बाद के लक्षण आते हैं। लेकिन शुरुआत इसकी वहीं से होती है। तो इन्फ्लेमेशन और शोथ ये किस तरीके से एक्यूमुलेट हो रहा है, इस पर थोड़ी सी बात और हो, और इस पर बात हो आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है और भी अच्छा रहेगा। आप सब लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। अभी मुझे इनिशियली इतना ही कहना था। जी सर, मैं सर द्विवेदी जी सब कुछ बोलूं? हाँ बोलिए जी। सर, बोलिए, आप दोनों चर्चा करिए, डॉक्टर मजा आता अरविंद है। सक्सेना सर, नमस्कार, प्रणाम सर। जी। आप सर बात की सारी व्याधियों में इन्फ्लेमेशन को आगे सर बहुत आगे की यात्रा कर ली। यहाँ पे हम लोग पक्षबद या पक्षाघात पे ही काम कर रहे हैं। तो सर जो चरक और सुश्रुत और बागभट ने अलग अलग चीजें इसमें तीनों में बोली है। चरक ने जी। बोला है हत वैकम मारुता पक्षम दक्षिण बाम्बे च कुर्या चेष्टा निवृत्ति बाक स्तंभे च गैताद आव शिरा स्नायु संकोच सर्वांग रोग तम विवाद और एकांक तब करके बोला गया है। और जब वाग्भट ने बोला गया है, वाग्भट ने देखिए इसमें इसी को वाग्भट ने कैसे बोला है, गृहित अर्ध तनो वायु शिरा स्नायु विशेष, शिरा स्नायु उसने ही बोला है, अर्ध वायु को इसने भी बोला है। लेकिन चरक ने और उसमें डिफरेंस कहा है, उन्होंने कहा है कि रुजा भी है, बाक स्तंभ भी है और चेष्टा निवृत्ति है। और भागवत ने बोला पक्षमहंती
इसमें संधि बंधन विमोक्षण बोला गया है। एक तरफ शिरा स्नायु बोला गया, एक तरफ संधि बंधन विमोक्षण बोला गया। हाँ, यहाँ बागभट ने बोला कैसे अर्ध काय स्यात् क्रमण विवेचना। स्यात् क्रमण, आधा शरीर तो काम करता ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा उसका अवरोध हुआ, वहां इंफ्लेमेशन नहीं हुआ। वहां पे जो शिरा धमनी, जो सर बताते हैं कि अति प्रवृत्ति संगो व शिराणाम ग्रंथो अभी, मतलब या तो हेमरेज जा रहा, अति प्रवृत्ति हो रही है, ग्रंथि हो रही है एनेरिज्म, या क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, या एथिलोरोमा हो रहा है, या वो कहते हैं जो एथिरोमा, ये सब होता है। और उसके बाद विमागमनम चा, ये चा अपि स्रोतो दुष्टि लक्षण। तो ये सारा कुछ स्रोतो दुष्टि, मतलब स्रोत वहां पे जितनी भी है रक्त वाहिनी, जो रक्त वह स्रोत है उसकी दुष्टि है यहाँ पे। हाँ, आपने रीजन पूछा क्यों रीजन है, तो रीजन ये है यादव आम, आम इसी में आम बोला गया है। ये अनेक बड़े हेतु सर्वरोगाराम। वो आम जो है, चाहे वो लीन अवस्था में है, विलीन अवस्था में है, आवरण करेगा, अवरोध करेगा, या वही आम सामता में, चाहे साम बात करेगा, चाहे साम पित्त करेगा, चाहे साम कफ करेगा, चाहे सामता वो किसी भी, तो वो सारे दोषों का मूल जो साम है वो ही होता है। हाँ सर, आप बताइए आप। बोलिए सर, मेरा हो गया। एक चीज और बोलूंगा सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो यस हेलो, सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस। हाँ, इसमें इसमें एक चीज और बोलूंगा। यहाँ पे बात जो दृष्टि आती है, मेनली जो बात आती है, प्राण उदान और व्यान आर चीफली रेस्पॉन्सिबल। क्योंकि आप व्यान पे अगर जाएंगे तो व्यान गति, अक्षेपण, उत्क्षेपण, निवेशन, निवेश आदि क्रिया, प्राण का स्टीवन शब्द, श्वास, आहार आदि कर्म। उदान वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न ऊर्जा, प्रयत्न ऊर्जा, फल, बल, प्रयत्न के साथ में बल भी जुड़ा, तो उदान भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्राण उदान बयान। और दूसरी अगर देखते हैं तो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, सिरा, स्नायु और धमनी के साथ में मल, जो सबसे ज्यादा मेन जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो सर ये रहता है। ओके सर। हेलो, आप लोग अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बोलिए प्लीज। अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? अनुरिता मैम कुछ बोलना चाहेंगी? आदित्य सर? यस सर, थैंक यू वेरी हाँ, मच फॉर अ वेरी गुड टॉपिक सर। क्योंकि आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत डिफिकल्ट होता है हैंडल करने के लिए, बिकॉज 1/3 इसमें अच्छी रिकवरी भी दिखती है, लेकिन 1/3 में इसका डिसेबिलिटी रह जाता है। और सब अरेक्नोइड हेमरेज, सबसे मेन चीज ये ध्यान में देनी चाहिए, हमारे तीनों प्रोटेक्शन में से जो कवरिंग्स है, बाहर वाला तो स्कल है, तो उसका कोई इंजरी बहुत हिट या बहुत तेज होती है तभी उसमें कुछ इंजरी हो सकती है। लेकिन अंदर के जो 3 मेनिंजेस है, उसमें से कैप्सुलर मेनिंज हमारा जो है वो ड्यूरामेटर रहता है, उसमें इतना इजीली नहीं आपको मिलता है कि आपको हेमरेज मिले। लेकिन देयर कैन बी हेमरेज एट एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन हेमरेज मींस इतनी डेलिकेट और इतनी मतलब आप जब उसकी एक्चुअल जब ब्रेन डिसेक्शन करके देखते हो तो इतनी छोटी छोटी माइनर, इतना इंटैक्ट पाया मैटर रहता है। स्पेस सिर्फ जो है, मतलब वात के लिए जगह या फिर इंटरनल वेसल्स एंड नर्व्स, ये जो घूमने का जगह है वो सब एरेक्नोइड स्पेस में, या एरेक्नोइड जो हमारा सेकंड मैटर है, सेकंड कवरिंग है, तो इसकी वजह से यहाँ पे चांसेस रहते हैं। सिर्फ हेड ट्रॉमा या हेड इंजुरी ही नहीं, लेकिन मेनी अ टाइम मैंने ऐसे भी केसेस देखे जो हाई ब्लड प्रेशर के बाद में ब्लड वेसल्स की वॉल वीकन हो गई है और लॉन्ग टर्म पीरियड में वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया गया, तब भी ब्रेन हेमरेज दिखा है। अन्यूरिज्म, जैसे अभी एक सर ने बताया कि वीकनिंग ऑफ ब्लड वेसल रहती है तो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, और फूलने के बाद में वो बर्स्ट होके फिर वहां पे ब्लेड ये होता है। आपको मैंने डिसेक्शन के तो मैं जब पॉसिबल तब भेजती हूँ, लेकिन सर्कल ऑफ विलिस अगर आप देखते हो, वो सर्कल ऑफ विलिस इतना इंटैक्ट, इतना सिक्योर, इतना खांचे में रखा गया है। मतलब मेन जो हमारी आर्टरीज है
उसको कभी भी हेमरेज के चांसेस, जब तक वो पूरा ब्रेन मतलब हेड कहीं स्कल एरिया पूरी तरह से पटक नहीं जाता है, बहुत तेज इंजरी। लेकिन अगर आप ये वाली जो हमारे हेतु है, एनुरिज्म है या फिर हेड ट्रॉमा है या फिर ब्लड वेसल्स की कुछ एबनॉर्मलिटीज रहती है, जैसे मालफॉर्मेशंस रहते हैं टेरोवेनस, जिसकी वजह से वॉल्वुलर फंक्शंस जो है, एक ऐसी एंजियोपैथी मिलती है कि जहाँ पे अननोटिस ब्लीड रहता है, एमेलॉइड एंजियोपैथी बोलते हैं। फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं जिसमें सिकल सेल और हीमोफीलिया है। इवन लिवर इंजुरी या लिवर डिसीज एट फोर्थ स्टेज एंड फिफ्थ स्टेज फेलियर में इट कैन क्रॉस इंक्रीज ब्लीडिंग इनटू स्मॉलर वेसल्स विच इंक्लूड्स ब्रेन हेमरेज। इस वजह से आपने बहुत, क्योंकि मुझे आधे घंटे तक तो समय ही नहीं मिला था आपको सुनने का, लेकिन आप जो ये सीटी स्कैन और इसके साथ में ले रहे सर, believe me, into allopathy there are very less chances। अगर सर्जरी करके इंट्राक्रैनियल सर्जरीज करने के बाद में जो ब्लीड को सक्शन करने के बाद में पेशेंट नॉर्मेलिटी में नहीं जीता है, लेकिन जो आप ट्रीटमेंट बताएंगे, जो आप आयुर्वेद की सारा चीज कंपाइल करके स्टडी करके इतना डिवोशन से बताते सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू बिकॉज बहुत नाजुक एरिया है ब्रेन का। और जो हमारा मतलब ऐसे समझिए ना कि जब चरक ने त्रिमर्म में शिर को एक इम्पोर्टेंट मर्म माना है और ये त्रिमर्म ही सारे 107 मर्मों को इन्वॉल्व किया है, तो शिर हैज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए इसको किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से इसका प्रोटेक्शन करना है, किस तरीके से इसका पोषण करना है, और पोषण में भी किस एरिया में, अगर अगर वो छोटा सा ब्लीड अपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स में तो ज्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, बिकॉज सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैज जो भी आपके सेंसरी एरियाज हैं, जो भी आपके थिंकिंग एरियाज है, आपके जो भी एरियाज में आपका टैलेंट रहता है, जो भी आपका सुनने का, बोलने का। लेकिन अगर आप पीछे ब्लीड होता है, मिड ब्रेन के वहां पे ब्लीड होता है, अब्लोंगेटा के वहां पे ब्लीड होता है, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स है। इवन आप जब ट्यूमर देखते हो तब भी आपको पता चलता है कॉग्निटिव फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती। 42, 43, 44 ये एरिया अगर डिस्टर्ब हो जाते तो ये पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब में है। टेम्पोरल लोब में कुछ होगा तो हियरिंग और इसे मतलब हमारे विषयों का जो ग्रहण है वहां की असमर्थता या फिर ज्ञानेंद्रियों का ग्रहण दिक्कत होगा। बट हमारा मोटर एरिया पीछे आता है, तो हमारा जो प्री मोटर एरिया, हमारा जो मोटर एरिया है, जो हमारे सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जो आप बता रहे हैं अभी, उस एरिया में क्या अफेक्ट होगा, क्या सिम्टम दिखेंगे, बिकॉज आवर ब्रेन इज द सुपर 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 कंप्यूटर। मतलब बिलीव मी, जब आप वो हैंडल करते हो और देखते हैं तो सर्जरी में आपको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट दिखता है, जिसने भी कभी क्रैनियोटॉमी देखी होगी, लेकिन जब आप डिसेक्शन करके वो हैंडल करते हो, वो सारी चीजें देखते हो, किस तरीके से वर्टिब्रल आर्टरी, तो आपको पता चलता है कि एक छोटा सा भी प्रेशर इन छोटी सी वाहिनियों को कितना दिक्कत दे सकता है, जो बालों की तरह एकदम छोटी सी रहती है। उनकी जो इंटरनल कमीशनल वेन्स है वो इतनी छोटी रहती है। मतलब हाउ मच वी हैव टू टेक केयर फ्रॉम द स्ट्रेस, हाउ मच वी हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू प्राणायाम, हाउ मच वी हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू योर डी स्ट्रेसिंग, ये उतनी इंपॉर्टेंस बताता है। कल मैं फोर्थ वेंट्रिकल का जरूर डिसेक्शन भेजूंगी सर, अगर मुझे परमिशन मिला तो। बट थैंक यू वेरी मच फॉर एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। दीज आर डिफिकल्ट सेक्टर जहाँ पे आयुर्वेद एंड हेमरेज या आयुर्वेद या ब्रेन या आयुर्वेद एंड हार्ट अगर आप कोरिलेट करके बता रहे तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेयरिंग। एंड थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर आपके टॉपिक के लिए। जी, इस टॉपिक पे मैं थोड़ा चिकित्सा बता देता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा आप लोग का क्या विचार है इस बारे में। जब हम लोग चिकित्सा देखते हैं तो जहां पर भी अगर आर्थेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आ गए हैं तो वहां पे बात और कफ, इसको ध्यान में रखना चाहिए। किसी ना किसी तरह से कोलेस्ट्रॉल जैसी संप्राप्ति वहां पे हो रही है, जो ब्लड वेसल में एक्युमुलेट हो रही है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहां पे बात कफ हर चिकित्सा करना चाहिए। और उसके लिए जब आर्थेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आ रहे हैं तो कटु रस, उष्ण वीर्य की दवाइयां, ये लोग हम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जहां पे हिमरेजिक है, रक्तवाहिनी फट रही है, वहां पे वात पित्त की चिकित्सा करते हैं। वात पित्त हर चिकित्सा, रक्त पित्त चिकित्सा, ये हमें सोचना चाहिए। तो तिक्त रसात्मक औषधियों का प्रयोग करते हैं। और अगर वात का बहुत ज्यादा चल गुण बढ़ा है, रक्त में वो जाके और सर्कुलेशन को प्रेशर दे रहे, चल गुण बढ़ रहा है, और फिर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कफ की वजह से, तो इन्फेक्शन होता है। ये अलग अलग संप्राप्तियां है, इसको ध्यान से हमें पढ़ना पड़ता है और फिर चिकित्सा करना पड़ता है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे व्याधि क्या हो रही है, पक्षाघात हो रहा है क्या, रक्त पित्त हो रहा है क्या, भ्रम हो रहा है क्या, शूल हो रहा है क्या,
पंगुत्व हो रहा है क्या, खंजत्व हो रहा है क्या, तो चिकित्सा हमारा उस हिसाब से चेंज होते जाता है। अभी अगर हम लोग चिकित्सा अगर देख रहे हैं कि यहाँ पे रक्तवाहिनी फूटी है, तो वात पित्त की अगर चिकित्सा देखें हम, तो उसमें और वैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम लोग रक्त को शुद्ध करने वाली चिकित्सा ऐसा देंगे, तो महामंजिष्टादि कषाय देंगे, महातिक्तक कषाय देंगे, विदार्यादि जो थोड़ा बल देता है, विदार्यादि कषाय देंगे, द्राक्षादि कषाय देंगे, मृद्विकादि कषाय देंगे, धान्वंतर कषाय देंगे, गुडुच्यादि कषाय देंगे, फिर माशबला आत्मकुप्तादि कषाय देंगे। और उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बला चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण देंगे, और हम लोग चंद्र प्रभावटी देंगे, कैशोर गुगुल, धान्वंतर गुलिका, पूर्ण चंद्रोदय, सिद्ध मकर ध्वज, ये सब देंगे। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे अभ्यंग देंगे, तो मैं अभी केवल ऐसे ही बता रहा हूँ, मेन चिकित्सा पे आ रहा हूँ अभी। इसमें हम अभ्यंग में नारायण तेल, शीरबला तेल, पिंड तेल, महामंजिष्ठादि तेल देंगे। उसी तरह से यहाँ पे शोधन कराना बहुत जरूरी है। अगर पक्षाघात है, पक्षाघात जैसे सिम्टम है, तो स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, तो यहाँ पे प्राणवायु की विकृति है पक्षाघात में, और प्राणवायु का जो प्राकृतिक गति अधोगामी है वह अच्छे से नहीं हो पा रही है, और उसको हमें अनुलोमित करना है, प्राणवायु को अनुलोमित करना है, तो विरेचन से अनुलोम गति प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे पेन भी हो रहा है कहीं ना कहीं, तो प्राणवायु पे काम करना है, विरेचन देंगे तो प्राणवायु अधोगामी हो जाएगी। दूसरा हमें यहाँ पे अगर देखें, तो रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती हैं, और रक्त के खर पाक से स्नायु और कंडरा बनती है। यहाँ पे सिरा में रक्तवाहिनी फट रही है सिराओं में, तो हमें, और क्योंकि सिरा और कंडरा और ये सब रक्त के उपधातु हैं, और उससे ही उत्पत्ति भी हो रही है रक्त के मृदुपाक से और खरपाक से। तो मृदुपाक से जब सिराओं की उत्पत्ति हो रही है, तो रक्त की चिकित्सा हमें करना है, तो रक्त की कर रहे हैं मतलब पित्त की कर रहे हैं आश्रय संबंध से, इसलिए विरेचन चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। उसी तरह से इसमें हमें बाह्य स्नेहन स्वेदन करके बला तेल, नारायण तेल, ये संवहन करके बाष्प स्वेद देना है, या निर्गुंडी पत्र क्वाद, दशमूल क्वाद, एरणमूल क्वाद से स्वेदन देना है। उसके बाद में हमें इसमें सस्नेह विरेचनम जब बोला है, तो यहाँ पे त्रिवित लेहम, घृत पिला के त्रिवित लेहम दें या एरण तेल दें, विरेचन कराएं। उसके साथ में इसमें वायु की भी चिकित्सा करनी है, तो हम लोग योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, महावात विध्वंसक रस, वात विध्वंसक रस, समीर पन्नक रस, वात गजांकुश रस, एकांग वीर रस, बृहत्वात चिंतामणि रस, ये हम वायु का अगर सिम्टम दिख रहा है तो ये देते हैं। पित्त का अनुबंध है तो सुचेखर रस, जटामांसी, दुरालभा, पित्त शमन करने के लिए चिकित्सा करें। कफ का अनुबंध है तो समीर पन्नक रस, भल्लातक, इनका प्रयोग करें। और दूसरा इसमें और हम लोग देखें तो हमें ये देखना चाहिए कि पित्तानुबंधी, कफानुबंधी और वात का क्या सिम्टम्स इसमें हमें खास रूप से दिख रहा है। अगर हम पित्त के सिम्टम्स अगर हमें दिख रहे हैं, रक्त पित्त जैसे दिख रहे हैं, तो हम लोग इसमें उशीर, फिर चंदन, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, यष्टि मधु, मुस्ता, मंजिष्ठा, पद्मकाष्ठ, मौक्तिक पिष्टि, गैरिक, प्रवाल, ऐसे शीत वीर्यात्मक द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। कषाय रस का भी प्रयोग इसमें अच्छा रहेगा, मधुर तिक्त कषाय, तो वट, उदुम्बर, जामुन, कांचनार, मोच रस, आम्र बीज की मज्जा, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें हम लोग नागकेशर, रक्त बोल परपटी जैसे रक्त को स्तंभन करने वाले द्रव्य, ऐसे द्रव्य दे सकते हैं। और इसमें हम लोग ये देखें कि रक्त वाहिनियों को हमें ताकत देना है, हील करना है, तो पहले तो प्रेशर कम करने के लिए हम विरेचन देते हैं, क्लॉट को निकालने के लिए। विरेचन देने के बाद रक्त का प्रसादन होना चाहिए, तो ताप्यादि लौह, स्वर्ण माक्षिक भस्म, और थोड़ा घृत भी देते हैं, जैसे महाकल्याण घृत, ब्राह्मी घृत जो मस्तिष्क पे काम करता है, महापैशाचिक घृत, महापंचगव्य घृत, ऐसे अवस्था के हिसाब से हम लोग घृत कल्पना भी देते हैं। और भी बहुत सारा बताना है, नस्य देते हैं तो शीरबला तेल, नारायण तेल, यष्टि मधु तेल हम देते हैं। और आप लोग कुछ बताइए, फिर मैं और बताऊंगा। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी हैं क्या इधर? अगर डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी हैं तो कृपया बताइए, नहीं तो आप लोग में कोई बताइए। अरविंद सर, आप चिकित्सा क्या देंगे इसमें सब देखिए, एरेक्नाइड हेमरेज में? जी सर। इसमें केवल केवल कटु और तिक्त प्रधान औषधि हम लोग को सेलेक्ट करनी चाहिए। बात के लिए कटु, कटु तिक्त, क्योंकि वात का इसमें थोड़ा सा कटु से उष्णता से जो है वात का वो कंट्रोल बहुत आसानी से होता है।
तिक्त, जैसे आपने तिक्त तो बहुत सारे बता दिए, जैसे आपने तिक्त कषाय, तिक्त राजछाती मधुबिका, ये सब हम लोग तो देते ही हैं। और बाकी तो वो आपका प्रवाल का कॉम्बिनेशन है, सुधावर्ग है, ये सब तो चलता ही चलता है सर। ब्रेन पे भी काम करना है, सिद्ध मकर ध्वज है, पूर्ण चंद्रोदय है, सिद्ध, और ये उस पे क्या कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ब्लीडिंग हो ही रही है ना, क्योंकि वो तो जो हेमरेज है वो पित्त, चाहे वो रक्त से आश्रित है या रक्त पित्त अपने वजह से कुपित है, चाहे वो आपके आहार जो में भी जो है, जैसे विदाही अन्नपानी उष्ण दिवाणी चाहे बोला गया है, तो ये चाहे वो अम्ल लवण कटु तिक्त उष्ण अजीर्ण भारी क्लिन्न शुष्क निष्पाव पाक शागादि फल लोभी यदि आहार नाल सौबी तक्र सुरास रवे, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पित्त को दूषित करने का। पित्त की वजह से रक्त को दूषित करने का, रक्त दूषित है तो पित्त, तो द्रवता बढ़ जाने से, द्रवता बढ़ जाएगी तो वो चाहे वो रक्त पित्त जाएगा। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कफ की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो वो ग्रंथि करेगा। तो इसीलिए वो जो ग्रंथि है, या एन्यूरिज्म बोला तो वो संघ है, वो संघ है, एन्यूरिज्म जो है संघ की तरफ जा रहा है वो। तो वो सब कुछ सोचते हुए हमको ये चिकित्सा करनी पड़ेगी। जैसे फलदार आदि भी है और आपका गंधभस्त आदि भी है। हाँ, पित्त के लिए एक और बहुत बढ़िया श्लोक अष्टांग हृदय में आया है, दूर्वा अनंता नीम वासात्म गुप्ता गुंदरा वीरु शीत पाकी प्रियंगु। तो इसमें नीम अमृता अरण्य तेल का बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने नीम भी, उसमें से हमने नीम भी जोड़ा और अमृता भी जोड़ा के साथ में अरण्य तेल, तो वो हमारा पक्षाघात में, जैसे आप बोल रहे थे स्नेब्रेजन में, तो वो क्लीन करता चला जाता है, साथ में पित्त को भी शमन करता जाता है, और ये आपको क्लीनिंग भी करता जाता है। नो डाउट पित्त के लिए लिंक्टिंग बोला गया है घृत का, लेकिन अगर वात का वही ज्यादा क्षयात्मक गुण आ रहा है या वात की वजह से क्षय हो रहा है, तो हमको घृत पान पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे घृत आपने जैसे कल्याणक बोला है, महाकल्याणक बोला है, महापैशाचिक है, ब्राह्मी है, और क्या कहते हैं ये, और सारस्वत घृत है। तो ये सब इंडिकेशन इसी में आया। हाँ, इसके साथ में आप रस जोड़ सकते हैं, एकांगवीर, जैसे आपने बोले सारे समीर पन्नग है, एकांगवीर है, वान गजांशुक है, या तो ये मतलब आपको वो कितना क्लॉट है, कितना कौन से उसमें है। जैसे अभी अनुता मैम बोल रही थी कि देखिए ब्रेन का जो है मेन सर्कुलेशन जो होता है वो पिया मेटर से होता है, क्योंकि हाईली वेस्कुलर पिया मेटर है। फिर उसके बाद एरेक्नोइड जाता है, वो सेकंड लेयर होता है, और सबसे बाहर जो होता है वो ड्यूरा मेटर होता है। हेमरेज एपिड्यूरल भी होता है, सब ड्यूरल भी होता है, सब अरेक्नोइड भी होता है, और इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज भी होता है। तो वो कहाँ पे हेमरेज है वो देखना पड़ता है। थ्रोम्बस को सोच के चलना पड़ता है, एम्बुलेंस को देख के चलना पड़ता है कि क्या केबल क्लॉट की वजह से, अगर केबल क्लॉट है तो वो बहुत जल्दी रिपीट भी हो जाता है, बहुत जल्दी रिलैप्स मतलब दोबारा ठीक भी हो जाता है। एम्बुलेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो उसमें हम लोग के बहुत सारे आप योग बताते ही हैं कि कपोद्विष्ट वगैरह और दुनिया भर का ये। और अगर हेमरेज इंट्राकेनल या सब रेकनाइट या उसमें जाता है तो उसका चिकित्सा वो उसके हिसाब से चिकित्सा सर की जाती है सर। ओके सर। हाँ, एक और मुझे बताने की, रक्त वाहिनियों को भी हमें कंसिडर करना चाहिए, उनको मजबूत करना है। तो ताप्यादि लौह सबसे अच्छा है, रक्त वाहिनियों को मजबूत करता है। चंद्रकला रस, नित्यानंद रस, और प्रवाल पिष्टी, और स्वर्ण माक्षिक भस्म, बंग भस्म, स्वर्ण भस्म, चांदी का भस्म, रौप्य भस्म तो सबसे अच्छा रक्त वाहिनियों को ताकत देता है और ब्रेन पे भी काम करता है। अभ्रक भस्म, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें और कुछ कुछ है, अभी त्रिवेदी सर भी बताएंगे, लेकिन हम लोग इसमें जो जीवनीय गण के द्रव्य हैं, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, मुदक पर्णी, मांसपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु। जीवनीय काम किसका है? तो रक्त का काम है। और रक्त पे काम करने वाला जीवनीय गण, उसके घृत वगैरह दे सकते हैं, या फिर अष्टवर्ग कषाय, जीवक ऋष्वक हटा दिया तो अष्टवर्ग कषाय दे सकते हैं, भद्र दार्वादि कषाय, फिर रसोनादि कषाय अगर आवरण है तो, गंधर्व हस्त्यादि कषाय अगर विरेचन कराना है तो, सहचरादि तेल का बस्ती दे सकते हैं, महामाश तेल का बस्ती और नस्य दे सकते हैं,
धानवंतर तेल का बस्ती नस से दे सकते हैं। फिर पूर्ण चंद्रोदय एकांगी रस, ये बताया मैंने। बलारिष्ट, अश्वगंधा रिष्ट, सारस्वता रिष्ट, दशमूला रिष्ट। फिर अश्वगंधा चूर्ण, बला चूर्ण, ये बल देगा वहां पे। फिर हम लोग इसमें और क्या क्या आप लोग दे सकते हैं, आप लोग बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग को आना ही चाहिए। सिम्टम्स के हिसाब से तो ट्रीटमेंट बदल जाती है। नस्य का बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है अगर पक्षाघात है तो। बाकी आप प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे, या त्रिवेदी सर कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर त्रिवेदी सर आप कुछ बोलिए सर, कुछ आपके दिमाग में आ रहा है इस पे ट्रीटमेंट। अनुरिता मैम कुछ बोलिए आप। सर आपने जैसे नस्य का बोला, तो यहाँ पे लेप और आलेप, क्योंकि काफी सारे हमारे ऊर्ज चतुर्वेद जो मर्म है उसमें से स्थपनी हुआ, उसके साथ में हमारा जो शुंगाटक है, शुंगाटक हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन हमारा जो सीमंत है, इन सारी चीजों का हम बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। बचा हुआ, जटामांसी हुआ, उसके साथ में इंटरनल ट्रीटमेंट में मैं जब भी ब्रेन का कोई केस रहता है तो वहां पे मूत्रलगन या क्लेदग्न जरूर देती हूँ सर, पुनर्नवा यूज करते हैं। और उसके साथ में गुरुजी जो आपने जो बताया कि जो आपने कल्प बताया, इसके साथ में एकांगवीर जो रस है, अगर पैरालिसिस वगैरह है तो एकांगवीर रस अलॉन्ग विद महावत और पुष्प बहुत स्मृति अच्छा सागर कार्य रस भी करता है। रक्त वाहिनियों को बहुत अच्छा करता है, स्मृति यस सागर सर, यस रस। यस, क्योंकि सबसे पहले तो वहां पे रक्त प्रसादन है। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, आप सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका अपांग और आपका शंख, इसके बीच में से आक्षेपक को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिकॉज इट इज जो बोलते हैं वो विशल लग्न वर्मा है। इनके बीच में से सेरेब्रल आर्टरी जो जाती है उसको लोकेट करके आपको उसको छोड़ के आपको वेदन कर्मागत करना है, और कुछ नहीं, 26 नंबर के नीडल से कुछ नुकसान नहीं होता है। बहुत अच्छा फायदा दिखता है, क्योंकि इंट्राकैनियल जो भी प्रेशर है वो मेनिंजियल आर्टरी जो इट टेक्स पार्ट्स इनटू द सर्कल ऑफ विलिस ऑल्सो। और दूसरी चीज हम जो गर्दन की जो हमारे मातृकाएं हैं, नीला है, मन्या, उसको हम स्टिमुलेट नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग ब्रीदिंग लेके आप उसको रिलैक्स करके, और दूसरा कुछ प्राणायाम ऐसे है कि जिनमें आप जो ब्लड का सप्लाई है वो रेगुलेट कर सकते, लेकिन उसके लिए बहुत निष्णात होना जरूरी है। उसमें कुंभक आते हैं, उसमें अंत कुंभक आते हैं, तो जिसको मालूम है वो, नहीं तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं। आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ में सिर्फ लॉन्ग ब्रीदिंग लीजिए, डी स्ट्रेसिंग करिए, और अगर आपको पॉसिबल है तो अपांग और शंख के ऊपर जो भी आपके बीच का एरिया है वहां पे आप एक छोटा सा वेदन कर्म करते हैं तो आपका इंट्राकैनियल प्रेशर भी कम हो जाता है। आपके सीमंत जितने भी है, तो आपको लोकेशन तो पता चलता है, लेकिन इसके साथ इंटरनल ट्रीटमेंट में आपने जो अभ्रक, चटपुटी अभ्रक, सुवर्ण और रसमाणिक्य बहुत अच्छा फायदा देता है सर। मतलब मैंने लिटरली कोमाटस कंडीशन में भी कुछ लोग यूज किए हैं, और उसके साथ में मैं ओमेगा और गार्लिक यूज करती हूँ, जिसकी वजह से कोई भी नया टिश्यू अगर जनरेट करना तो वहां पे हमें पोषण भी लगता है, तो बहुत अच्छा फायदा देता है सर। और फिर रिकवरी के बाद में जब आपका सर्जिकल स्टेज निकल जाए, आपको रिकवरी नजर आए, तो उसके बाद में आपको लॉन्ग टर्म नस्य, जब तक आप नस्य नहीं कर सकते, आप हीरो पिचू भी रख सकते हैं, सीमंस के वहां पे रखिए, आपके सपने के वहां पे रखिए, आपका जो एंटीरियर पोस्टीरियर फोंटानेल है वहां पे रखिए, तो वहां पे पोषण होता है। ओके, मेरे को एक और बताना है कि पंचामृत लौह गुगुल पुष्प धनवा रस, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। अगर हमें शुक्र पे ध्यान देना है कि नए सेल बनाने हैं, मज्जा पे काम करना है, तो पंचामृत लौह गुगुल है, पुष्प धनवा रस है, और अपने जितने रसायन है, जो ब्रह्म रसायन है, च्यवन प्राशावलेय है, ऐंद्र रसायन है, ये मेध्य रसायन है, वो सब काम करेगा इस पे। हाँ, डॉक्टर त्रिवेदी सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे, या अरविंद सर कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो सर त्रिवेदी सर का इंतजार कर रहा था, मैं मैं कुछ भी बोले तो। त्रिवेदी सर का ही इंतजार कर रहा हूँ। डॉक्टर त्रिवेदी सर कृपया आप कुछ बताइए सर, मैं तो वेट कर रहा हूँ आपका। सर एक दो कल बोल दे रहा हूँ मैं, नवजीवन रस बहुत बढ़िया काम करता है, रस सिंदूर हाँ कुचला के साथ में। और हाँ सर ये एक खंजनीकारी मल सिंदूर के साथ में रौप कुचला भी है इसमें। जी। तो ये बाकी तो आपने सब बोला ही है, हाँ, एकांगीर है, निर्गुंजी त्रिवेदी रस। सर से डॉक्टर हाँ सर हरीश त्रिवेदी शुक्ला सर जी, का आप बोलिए सर ना सर, त्रिवेदी सर को बोलने को। सर वो उनके सर कोई आगे हैं सर, आगे उन्होंने मेरे को मैसेज डाला सर। अभी आ सर गए। सर हाँ हेलो हेलो। हाँ आगे सर। आगे, अच्छा। हाँ, सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। एक्चुअली मेरे पास कोई मुझे ना बिटिया के संबंध के बारे में बात करनी थी, वो लोग बिल्कुल अभी आए हैं,
बस 2 पर मिनट फिर बोल भी दीजिए सर। हाँ, मैंने अभी उनको बिठाया हुआ है। एक्चुअली सर, ये जो विषय है ना, ये विषय मतलब क्या बताऊं मैं, इसमें कैसे आयुर्वेद पे बात की जाए और आयुर्वेद पे जो बात किया जाए। अभी जो मैडम बात कर रही थी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि एक बार आप जब सर्जरी से बाहर आ जाएं, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आता है ना, वो तब लाया जाता है जब उसको सब कुछ हो चुका होता है। और उस हो चुके होने के बाद आज के हालात में उसकी किस तरीके से चिकित्सा होनी चाहिए, किस तरीके से उस उसका सारा जांचें और डायग्नोसिस की जानी चाहिए, उस सब के लिए उसे वो सब चीज मुहैया होनी चाहिए जो बहुत ही लेटेस्ट है। वो लेटेस्ट से हमें पता लगना चाहिए। और अगर उसे सर्जिकल में जाना है, सर्जरी में जाना है, तो सर्जरी में देखे करें उसके बाद की चिकित्सा, या तो उससे पूर्व की चिकित्सा। ये हो ही ना, ये व्यापार शरीर में बने ही ना, इसका आयुर्वेद से अच्छी व्यवस्था किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर ये हो गया, जैसे मैंने अभी कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें कहां से शुरुआत और कहां से देखनी चाहिए। मैं बात कर रहा था इन्फ्लेमेशन पे। कॉर्नेलियस सेलेसस से लेके फर्स्ट सेंचुरी से जो रोम के फिजिशियन थे, रूडोल्फ विर्शो तक, 19वीं शताब्दी तक, सारे लोगों ने कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं भी रुकावट है, कहीं भी स्रोतो अवरोध है जिससे आगे की व्याधियां पैदा होती हैं, उन सब ने किस पे 1900 वर्ष तक काम किया है? इन्फ्लेमेशन पे। वो काय का कारण हो सकता है? कैंसर का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, जिस पे हम बात कर रहे हैं अभी, न्यूरोलॉजिकल पल्मोनरी डिसऑर्डर्स का, डायबिटीज पे, दुनिया भर की किसी भी क्रोनिक डिजीज के बारे में बात करें। हाँ, लेकिन इतना है कि पिछले 30 सालों से, पिछले 3 दशकों से इस पर बहुत बड़ा शोध हुआ है, बहुत सारी चीजों पर काम हुआ है। और मॉलिक्यूलर बेसिस पर जाकर हमने ये देखा है कि इन्फ्लेमेशन का क्या कारण है, इन्फ्लेमेशन कौन से फैक्टर्स शरीर में ऐसा पैदा करती है जिसकी वजह से आयुर्वेद की भाषा में कहें तो श्रोतोरोध शुरू होता है। ये भी उन्हीं में से एक है। और वो श्रोतोरोध शुरू होने को हम किस तरीके से आयुर्वेद को यूज करके, ये हम जो दवाएं सारी बता रहे हैं, ये उस रोग को होने के बाद, उस व्याधि को हो जाने के बाद की चिकित्सा है। अक्सर लोग तभी पास आते हैं जब उन्हें ये व्याधि हो चुकी होती है। लेकिन जब इनिशियल स्टेज में पेशेंट हमारे पास आता है और हम ये देखते हैं कि उसके यहाँ इस तरीके की शुरुआत हो गई है, तो उसे रोकने के लिए भी हमें इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए। एक मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ, एक मिनट। जी सर, सॉरी मैं अभी 1 मिनट निपट देता हूँ, फिर आता। चलिए आप डिस्कस करिए सर, जो हाँ। मुझे मैं सीखूंगा भी, सुनूंगा भी और बताऊंगा भी। जी ठीक है, आदित्य इसमें सर आप कुछ बोलिए सर। हाँ, थैंक यू सर, जी थैंक यू। आदित्य सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? आदित्य सर सर आप कुछ बोलिए सर, आपको कैसा लगा ये टॉपिक पे डिस्कशन? सर मैं एक्चुअली मैंने आधा टॉपिक मिस कर दिया, मैंने ज्वाइन पहले कर लिया था। सर ये बेसिकली सब एरेक्नॉइड हीमोरेज पे चल रहा है ना। हाँ जी। और सर जो मेरी वेस्टर्न और खुद की व्यक्तिगत समझ है इतने सालों से कि सर दो, जैसे आपने बताया वात रिलेटेड और पित्त रिलेटेड, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे उम्र के साथ जो धमनियां होती हैं पतली हो जाती है, कड़क हो जाती है, तो सूखी कड़क पतली हो जाती है। और अगर ये तो हो गया वात रिलेटेड, और किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो वो उस पे उग्र प्रेशर, दीवार पे उग्र प्रेशर भी देता है। और जैसे उसके साथ ये मेरे ख्याल से मतलब 2 कारण जो सबसे कॉमन हमारे वेस्टर्न में बताए, एक तो ओल्ड एज रिलेटेड, ओल्ड एज में जब कड़क और पतली हो जाती है धमनियां तो थोड़ा इसमें बहुत चोट। कड़क और पतली हो रही है, इसलिए आपको क्या लगता है आयुर्वेद में जो घृत कल्पना है और नस्य कल्पना है, शिरोपीचू है, ये काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल करेगा। और और बस्ती कल्पना, तेल का बस्ती, मात्रा बस्ती। यस सर बिल्कुल करेगा। और दूसरा, जब ब्लड प्रेशर बड़ा होता है, जैसे यंग एज में खास तौर से किसी कारण से पेशेंट थोड़ा इरिटेबल, उग्र स्वभाव का रहता है, नींद भी थोड़ा डिस्टर्ब रहती है, तो ये थोड़ा सा पित्त रिलेटेड, जब रक्त का चाप बड़ा रहता है, वो बार बार टकराता है, तो ये पित्त रिलेटेड यूजुअली ये होता है। तो पित्त रिलेटेड भी स्ट्रोक पड़ सकता है, वात रिलेटेड भी पड़ सकता है। जो हम लक्षण देखते हैं, मतलब चमड़ी से, मतलब जो हम खोल के देखते हैं, सबसे कॉमन या तो हीमोरेजिक रहता है, या थ्रोम्बोटिक रहता है, या इश्कीमिक रहता है। तो हीमोरेजिक यानी वो रक्त पित्त जैसा वो वहां से फूट गया प्रेशर के कारण। थ्रोम्बोटिक यानी कि वहां पे वो
ब्लॉक कर गया धीरे धीरे, बार बार जो जो रक्त में जो आम जैसी चीजें हैं या विकृत पित्त है वो वहां ब्लॉक कर देता है। और इश्कीमिक यानी वो सूख गई है, पतली हो गई है, वो सिकुड़ गई है, तो पहुंच ही नहीं रहा है ब्लड, तो इश्कीमिक स्ट्रोक। तो ये 3 कारण रहते हैं सर। तो सर जैसे ओल्ड एज में जो इश्कीमिक स्ट्रोक रहता है, ओल्ड एज में जो हाइपरटेंशन रहता है, उसमें धातुओं के स्रोतास को फिर से डेवलप करना ही पड़ेगा अगर परमानेंट रिलीफ चाहिए तो। जी सर, मैं ये ऐड करना चाहता था। सबसे बढ़िया तो आदित्य सर ने बताया, एकदम डिफरेंशिएट करके अच्छे से क्लियर बता दिया। बहुत बढ़िया पढ़ा है, बताया आपने सर। प्राउड ऑफ यू आदित्य सर। सर यहाँ पे मैं एक चीज बोलूं सर। हाँ सर। सर इस्चीमिया में थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिन अलग अलग होता है सर। इस्चीमिया तब होगा जब थ्रोम्बोसिस होगा या एम्बोलिन होगा। जी, सर क्योंकि ने बोला कहीं कि ना कहीं इस्चीमिया स्रोतोरोध के हो रहा कारण है। से भी होता है, थ्रोम्बोसिस के कारण भी एम्बोलिन। इस्चीमिया का पार्ट है या तो थ्रोम्बस होगा, ब्लड क्लॉट होगा, या एम्बोलिन होगा। एनीथिंग दैट दैट मूव्स थ्रू द ब्लड वेसल्स, वो एम्बुलेंस की तरफ से जाता है। और एक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की तरफ से ले जा रहे थे, तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वो तो ले जा रहे थे। लेकिन मेन जो इस्चीमिया या हेमरेज की तरफ, या तो इस्चीमिया होगा तो कम होगा, हेमरेज होगा तो फिर वो पित्त की तरफ जाता है, इंटरसेरेब्रल या एरेक्नोइड या सबड्यूरल की तरफ जाता है सर। बस यही बोलना सर मुझे। जी, बहुत बढ़िया जी बताया सर। सर, आपने भी बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने। तो इश्कीमिया इसलिए क्यों होता है कि 2 कारण रहते हैं। एक तो जो हम लोग मतलब वेस्टर्न में बोलते हैं कि जो वेसल रहती है ना, उसका कैलिबर कम हो जाता है। उसके 2 कारण रहते हैं। एक तो वेसल का सपोर्ट चला जाता है, जो कफ रहता है वो सपोर्ट चला जाता है समय के साथ, और सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो जैसे हम सेम नल से अगर जोर से पानी भेज रहे हैं, अब वो नल की हिल रही है आगे जाके, क्योंकि सपोर्ट नहीं है, तो वो पानी वहां से निकल नहीं पाएगा। और दूसरी चीज ये कि फिर वो बार बार हिलती है तो डिपोजिशन भी होता है। तो ये तो वो हो गया। और दूसरा कारण ये रहता है कि वो पानी वहां पे कम बह रहा है, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, मतलब जोर से प्रेशर जा रहा है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक कम हो रहा है वहां पे, क्योंकि धमनी खराब हो रही है। तो फिर यहाँ पे टर्बुलेंस ही बढ़ जाती है, तो फिर क्लॉट के चांस रहते हैं। तो ये ऐड करना चाहूंगा। जी ठीक है, थैंक यू सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? अगर कोई बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोलिए। नहीं, अभी इतना हो गया, और हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे। और तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद सभी लोगों को। अब हम 8:15 बजे मिलेंगे। थैंक यू।